नमस्कार दोस्तों, श्याम कॉलेज चंदवाजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट जो लेक्चर हुआ था अपना बीएससी पार्ट थर्ड का, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था समाकारिता क्या होता है, अंतरकारिता क्या होता है, एककी समाकारिता क्या होता है, आच्छादक समाकारिता क्या होता है, इसके अलावा तुल्यकारिता क्या होता है, तुल्यकारी ग्रुप क्या होते हैं और एक था स्वकारिता क्या होता है। ये डेफिनेशन देखी थी आपने, पढ़ी भी होंगी इनको। इसके आगे अपन चलते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म हिंदी में बोला जाता है इसको समाकारिता, समाकारिता की अष्टी। कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता की अष्टी, ये अपन पढ़ेंगे। अब अष्टी क्या होता है तो समझो। मान लो कि दो ग्रुप है, माना जी स्टार व जी डैश को दो ग्रुप है, दो ग्रुप ले रहे हैं, एक तो जी स्टार और एक जी डैश को। तो यहाँ मैं क्लास में लिख रहा हूँ बीएससी थर्ड। मान लो कि जी स्टार और जी डैश दो ग्रुप हैं तथा एफ जी से जी डैश तथा एफ जी से जी डैश पर परिभाषित कोई समाकारिता है, पर परिभाषित कोई समाकारिता है, कोई समाकारिता है। अपन ने दो ग्रुप ले लिए, एक तो जी स्टार और एक जी डैश तथा एफ में जी से जी डैश के ऊपर कोई समाकारिता परिभाषित कर दिया। तब जी का उपसमुच्चय, तब जी का उपसमुच्चय सबसेट, जिसको उस सबसेट को अपन किससे दर्शाएंगे, उस सबसेट को अपन दर्शाएंगे के से। तब जी का सबसेट और जी के सबसेट को दर्शाएंगे अपन के से। के का मतलब कर्नेल, के का मतलब कर्नेल, तो उसको के से दर्शाएंगे। अब जो कर्नेल है वो किसका सबसेट है, जी का। तो जी से एलिमेंट है, मान लो एक्स है, कर्नेल में एक्स एलिमेंट आ रहा है, तो बताओ फिर वो एक्स एलिमेंट किसका होगा, एक्स एलिमेंट होगा जी का। सच दैट कि उस एक्स के ऊपर आप क्या लगा रहे हो, अगर आप उस एक्स के ऊपर फंक्शन अप्लाई कर रहे हो तो वो ई डैश के बराबर होना चाहिए। अगर आपने x के ऊपर फंक्शन अप्लाई किया तो किसके बराबर आना चाहिए, e डैश के ऊपर। वेयर e डैश क्या है, वेयर e डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट, वेयर इज e डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप g डैश। ग्रुप g डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट e डैश। तो देखो आगे भी ध्यान रखना, जी के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट मानेंगे, जी में आइडेंटिटी एलिमेंट मानेंगे वो तो ई मानेंगे, और जी डैश में जो आइडेंटिटी एलिमेंट मानेंगे वो ई डैश मानेंगे। तो दोस्तों एक बार इसको मैं डायग्राम से समझाऊं। देखो मान लो कि ये तो पूरा का पूरा कोई ग्रुप है जी, ठीक है, और ये कोई ग्रुप है अपना जी डैश, ये कोई ग्रुप जी है, ये कोई ग्रुप जी डैश। आपने जी से जी डैश के ऊपर एक समाकारिता परिभाषित कर दी, एक्स समाकारिता परिभाषित कर दी। देखो लिखा है ना कि जी से जी डैश के ऊपर कोई परिभाषित समाकारिता एफ है, तो एफ आपने जी से जी डैश के ऊपर परिभाषित कर दी। ये जी का कोई सबसेट है, ये कोई जी का सबसेट है, ठीक है, ये कोई जी का सबसेट है, और ये जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये ई डैश। ये जी डैश जो ग्रुप था जी डैश, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है ए डैश। ये सारे के सारे एलिमेंट, देखो ये जो एलिमेंट है वो जी की सबसेट है, ये सारे के सारे एलिमेंट है वो किसके ऊपर मैप होते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट ई डैश के ऊपर मैप होते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट ई डैश के ऊपर मैप होते हैं। तो बताओ फिर ये सारे के सारे एलिमेंट किस में चले जाएंगे, कर्नेल। तो ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा कर्नेल
देखो इससे समझ में आएगा दोस्तों, कर्नेल को के से दर्शाएंगे तो कर्नेल में वो एक्स आते हैं, जैसे कर्नेल में ये एलिमेंट आ रहे हैं तो ये एलिमेंट होते किसके, जी के, ठीक है। ये कर्नेल में वो एक्स आते हैं जिन एक्स के ऊपर आपने एफ लगाया तो वो किसके ऊपर मैप होने चाहिए, वो मैप होने चाहिए जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश के ऊपर मैप होने चाहिए। जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश के ऊपर मैप हो रहे तो वो सारे एलिमेंट किसमें आ जाते हैं, कर्नेल। तो अब ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनके ऊपर आपने फंक्शन अप्लाई किया तो वो ई डैश के ऊपर मैप हो रहे हैं सारे के सारे। इसका मतलब ये किसके अंदर आ गया, ये कर्नेल में आ गया। और ये एक्चुअली एलिमेंट एक्चुअली थे किसके, जी के थे। इसका मतलब जो कर्नेल होता है, जो समाकारिता की जो अष्टी होती है वो के का, जो समाकारिता की जो अष्टी होती है जिसको के से दर्शाते हैं वो जी का सबसेट होती है। क्या होती है, वो जी का सबसेट होती है। तो ये तो लिखा है ना कि एफ जी से डी इस प्रकार परिभाषित है। देखो जी का सबसेट लिखा है ना, जी का सबसेट के। तो हमेशा याद रखना कि जो समाकारिता की जो अष्टी होती है वो ग्रुप जी का क्या होती है, सबसेट होती है। एक तो ये। अब जैसे लैंग्वेज ग्रुप में पूछ ले कि भाई समाकारिता की अष्टी क्या होती है तो आप बोलोगे कि कैपिटल जी के वो एलिमेंट जो जी डैश की आइडेंटिटी के ऊपर मैप होते हैं, कैपिटल जी के वो एलिमेंट जो जी डैश की आइडेंटिटी के ऊपर मैप होते हैं वो किस में आते हैं, वो कर्नेल में आते हैं, वो समाकारिता की अष्टी में आते हैं। तो ये सारा हमने पढ़ा है, इसको आप उतारो एक बार, नोट करो। कुछ एग्जांपल्स भी है दोस्तों, इस कर्नेल को कुछ एग्जांपलों की सहायता से हम समझते हैं। देखो इसको मैं हटा देता हूं एक बार। जैसे एग्जांपल वन है, क्या दिया है कि सीनोड रूट, एक तो हमने को दिया है सीनोड का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक सेट है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक ग्रुप है लेकिन उसमें जीरो शामिल नहीं है, ठीक है। तो सीनोड रूट एक शून्य सम्मिश्र संख्याओं का ग्रुप है, शून्य का मतलब इसमें ये नोट लिख रहा है, इसका मतलब जीरो शामिल है, संक्रिया है वो ग्रुप है, और सी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक शून्य सम्मिश्र संख्याओं का ग्रुप है तथा आर नोट रूट ये वास्तविक है। एक शून्य वास्तविक संख्याओं का ग्रुप है, तब प्रतिचित्रण बोल दो या फलन बोल दो, एक ही बात है। इंग्लिश में मैपिंग बोलते हैं। तब प्रतिचित्रण एफ सी नोड से आर नोड के ऊपर एक प्रतिचित्रण परिभाषित है, सी नोड से आर नोड के ऊपर परिभाषित है। किस प्रकार परिभाषित है, ये परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर मोड एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी नोड। तो आप अपना क्या है कि सी नोट डॉट तो अपना है कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई ग्रुप है, और आर नोट डॉट है वो नॉन जीरो रियल नंबर का ग्रुप है। अपन ने पढ़ा था ना दोस्तों कि इसके अंदर अगर गुणा संक्रिया के लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप बनाता है तो इसमें जीरो शामिल नहीं होता है, क्योंकि जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं मिलता। तो ये दो ग्रुप हैं, एक प्रतिचित्रण है सी नोट से आर नोट के ऊपर,
और वो किस प्रकार परिभाषित है कि आप एफ के अंदर, अब एफ है वो किसके एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगा, सी नोट के एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगा, और सी नोट के सारे जो एलिमेंट है वो क्या है, सी नोट के जो सारे एलिमेंट है वो क्या है, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बराबर नोड एक्स। अब बताओ सी नोट के एलिमेंटों के ऊपर एफ अप्लाई होगा तो आर नोट का एलिमेंट देगा, मतलब वास्तविक संख्या देगा, तो बराबर नोड एक्स। ये ऐसे परिभाषित करके दिया है। तो यहां से देखो दो चीज अपन बताएंगे। सबसे पहले तो अपन बताएंगे होमोमोर्फिज्म, जिसको बोला जाता है समाकारिता। तो चेक करना है कि क्या ये समाकारिता है या नहीं है, ये चेक करना है। तो देखो दोनों जो ग्रुप है उनके अंदर संक्रिया क्या है, डॉट डॉट सेम है। तो होमोमोर्फिज्म के लिए क्या करते हैं, जब भी होमोमोर्फिज्म दोस्तों अगर आपको सिद्ध करना हो तो डोमेन के दो एलिमेंट ले लो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट x1 और x2 दो एलिमेंट है इसके सी नोट की। इसका मतलब क्या है, डोमेन के दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, डोमेन के दो एलिमेंट के लिए। नाउ इन डोमेन के दो एलिमेंटों को गुणा करो। अब सी नोट के अंदर संख्या देखो, सी नोट के अंदर संख्या डॉट है तो डॉट लगा दिया, ठीक है, डॉट लगा दिया और यहां पे फंक्शन अप्लाई किया, फंक्शन अप्लाई किया बराबर। अब fx बराबर mod x इस प्रकार से परिभाषित है। तो बताओ मैं फिर इसको क्या लिख सकता हूं, x1 और x2 लिख सकता हूं। देखो अगर मान लो यहां अल्फा होता तो f अल्फा बराबर mod अल्फा है ना, तो x1 डॉट x2 ऐसे लिखा गया। और अगर दो संख्या ऐसे लिखी हुई हो तो उनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि आप अगर दो संख्या कभी भी मोड के अंदर लिखी हुई हो तो उनका अलग अलग मोड लेके गुणा कर दो। अगर आप गुणा करके मोड कर रहे हो या मोड लेके अलग अलग मोड लेके गुणा कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो fx1 को मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि x1 बिलोंग्स टू सी नोट, x1 एलिमेंट सी नोट का है, तो जो fx1 एलिमेंट बनेगा, fx1 एलिमेंट जो बनेगा वो किसका बनेगा, fx1 जो एलिमेंट बनेगा वो आर नोट का बनेगा। इसी प्रकार x2 एलिमेंट अगर सी नोट का है तो fx2 जो एलिमेंट बनेगा वो भी किसका बनेगा, आर नोट का। तो इस चीज को लिख दिया। और साथ में जो fx1 है, fx1 का मान जो होगा वो mod x1 होगा, तो इसका मान क्या होगा, mod x2 होगा। और ये भी आर नोट में और ये भी आर नोट। अरे fx का मान mod x है तो fx1 का मान mod x1, fx2 का mod x2। तो बताओ इस चीज को fx1 into fx2 लिख दिया। अब देखो आपने जो परिभाषा पढ़ी थी वो क्या था, f a स्टार b बराबर f a o at b, यही परिभाषा पढ़ी थी ना हमने समाकारिता की। तो देखो a और b तो एलिमेंट होने चाहिए डोमेन के, तो अपन ने x और y एलिमेंट ले लिए डोमेन के, ठीक है। बीच में जो संक्रिया है वो डोमेन की संक्रिया होनी चाहिए, डोमेन में संक्रिया डॉट है तो अपन यहाँ पे डॉट लगाएंगे। f है वो दोनों एलिमेंटों के साथ अलग अलग चला जाना चाहिए। तो देखो f है वो x1 के साथ में चला गया, f है वो x2 के साथ में चला गया, और यहाँ जो बीच में संक्रिया है वो कोडोमेन की संक्रिया होनी चाहिए। अपना कोडोमेन r नोट है और r नोट के अंदर संक्रिया डॉट है, तो देखो डॉट बीच में आ गया, इसका मतलब याद है ना। और ये ऐसा है होगा ओवरऑल x1 x2 बिलोंग्स टू सी नोट। तो f है वो अलग अलग चला जाना चाहिए दोनों के एलिमेंटों के साथ। इसका मतलब क्या होगा, अतः f सी नोट से आर नोट पर, अतः f सी नोट से आर नोट पर क्या है, समाकारिता है, समाकारिता। अब दोस्तों अगर समाकारिता है तो समाकारिता की कोई ना कोई अष्टी भी होगी। तो देखो मैं इसके ऊपर वाले होता है तो एक बार, अब समाकारिता होता है तो प्रत्येक समाकारिता की अष्टी होती है। तो मैं यह लिखता हूं, इसमें पहला तो समाकारिता निकाल लिया, दूसरा समाकारिता की अष्टी, समाकारिता की अष्टी जिसको बोला जाता है कर्नेल ऑफ होमोमोर्फिज्म, ठीक है। तो चूंकि आर नोट का तत्समक अवयव, देखो आर नोट का गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या है, 1 है, क्योंकि आर नोट के अंदर आर नोट में संक्रिया है वो डॉट संक्रिया थी, तो डॉट संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या है, 1 है। इसलिए कर्नेल की जो परिभाषा होती है, कर्नेल में
वो x बिलोंग्स टू सी नोट आएंगे। भाई कर्नेल में जैसे मान लो x एलिमेंट आ रहा है, कर्नेल में x एलिमेंट आ रहा है, तो x एलिमेंट डोमेन का होना चाहिए, और आप जो फंक्शन परिभाषित कर रहे हो वो तो सी नोट से आर नोट के ऊपर परिभाषित कर रहे हो। इसका मतलब है कर्नेल में वो x आएंगे कि वो x सी नोट डोमेन का होना चाहिए, और साथ में सच दैट fx बराबर होना चाहिए आइडेंटिटी पीछे वाले का आइडेंटिटी। अब पीछे वाले आर नोट का आइडेंटिटी कितना है 1, तो ये हो गया कर्नेल। ठीक है दोस्तों, अब बताओ इस चीज को अपन ये भी लिख सकते हैं ना कि x such that x belongs to G and fx। अब fx का मान कैसे परिभाषित करके दिया है, अभी जो क्वेश्चन था उसमें fx बराबर मोड x परिभाषित करके दिया था, तो यहाँ से लिख दिया मोड x बराबर 1, fx के लिए मोड x लिख दिया। इसका मतलब क्या निकला दोस्तों, इसका मतलब निकला अगर लैंग्वेज रूप में बोले, देखो x क्या है, x है वो डोमेन का एलिमेंट है, वो डोमेन अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है, x एलिमेंट डोमेन का है, डोमेन अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बताओ लैंग्वेज रूप में मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि समाकारिता की अष्टमी में वो समस्त सम्मिश्र संख्याएं आएंगी जिनका मापांक 1 के बराबर होता है। क्या बोला मैंने, समाकारिता की अष्टमी में वो समस्त सम्मिश्र संख्याएं आएंगी जिनका मापांक 1 के बराबर होता है। तो लैंग्वेज रूप में लिखना अर्थात समाकारिता की अष्टमी में वे समस्त सम्मिश्र संख्याएं उपस्थित होंगी, वे समस्त सम्मिश्र संख्याएं उपस्थित होंगी जिनका मापांक किसके बराबर आ रहा है, जिनका मापांक 1 होता है। तो ये लैंग्वेज रूप में लिख दिया कि समाकारिता की अष्टमी में वो समस्त सम्मिश्र संख्याएं आएंगी जिनका मापांक 1 होता है। तो दोस्तों ये अपन ने एक एग्जांपल किया है, इसको राइट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक एग्जांपल हो रहा है वो भी देख लेते हैं अपन। एग्जांपल जो दे रखा है वो दे रखा है ये भी समाकारिता के ऊपर ही एग्जांपल है कि यदि C प्लस मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो प्लस व R प्लस रियल नंबर का सेट हो प्लस ऑपरेशन, दो ग्रुप है अपन जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है वो प्लस संख्या के साथ में ग्रुप बनाता है, रियल नंबर का जो सेट होता है वो प्लस संख्या के साथ में ग्रुप बनाता है, दो ग्रुप है तथा f है वो C से R में परिभाषित है। किस प्रकार से परिभाषित है, f x प्लस आयोटा y बराबर x, ऐसे परिभाषित है f x प्लस आयोटा y बराबर x। कहने का मतलब कि जो f है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अप्लाई होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अप्लाई हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो बन के आएगा वो रियल नंबर बन के आएगा, तो f x प्लस आयोटा y बराबर x। अब ये तो परिभाषित करके आपको ऐसा तो क्वेश्चन मिलेगा, तो ये परिभाषित है। तब सिद्ध करो कि f एक समाकारिता होगा, f है वो C से R में क्या होगा, एक समाकारिता होगा, f C से R में एक समाकारिता होगा,
वह अगर समाकारिता होगा तो फिर उसकी अष्टी भी याद करो। वह समाकारिता की अष्टी याद करो। अगर समाकारिता होगा तो उसकी कोई ना कोई अष्टी होगी, तो समाकारिता की अष्टी भी अपने को याद करनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है कि अपने को दिया है एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट और एक रियल नंबर का सेट और फंक्शन परिभाषित करके दिया है। तो अपने को ये दिया है गिवन दैट f कोई फलन है c से r में परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि f, अब f है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अप्लाई होगा, कॉम्प्लेक्स x प्लस आयोटा y के ऊपर अप्लाई होगा, तो रियल नंबर देगा और रियल नंबर दे दिया x। ठीक है, ये परिभाषित करके देगा। अब देखो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ होमोमोर्फिज्म, जिसको बोला जाता है समाकारिता। समाकारिता बताने के लिए बताओ दोस्तों क्या करते हैं, अपना जो भी डोमेन है उसके दो एलिमेंट उठाते हैं हमेशा समाकारिता बताने के लिए। तो मान लेते हैं दैट पहला तो ले लेता हूँ x1 प्लस आयोटा y1, एक एलिमेंट के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया ना, और दूसरा ले लेता हूँ x2 प्लस आयोटा y2, ये दो एलिमेंट बने सी के उठाए। ठीक है, तो देखो इन दोनों एलिमेंट को, पहला एलिमेंट तो x1 प्लस आयोटा y1 और दूसरा एलिमेंट है वो है x2 प्लस आयोटा y2। बताओ इनके बीच की संक्रिया क्या आएगी, जो c की संक्रिया है उसी की संक्रिया प्लस प्लस। इन दोनों एलिमेंटों के ऊपर आपने फंक्शन अप्लाई किया, दोनों एलिमेंटों के ऊपर आपने फंक्शन अप्लाई किया। अगर ये फंक्शन दोनों एलिमेंटों के साथ में अलग अलग चला जाता है तब तो समाकारिता होगा, वरना समाकारिता नहीं होगा। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, अगर जोड़ोगे तो x1 x2 को एक जगह ले, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा को बाहर y1 प्लस। अब ये भी पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया जिसमें ये तो रियल है, रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अब देखो कोई भी फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अप्लाई होता है तो इसका इमेजिनरी तो गायब हो जाता है, वो केवल रियल पार्ट के बराबर वैल्यू देता है। तो बताओ फिर ये f है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अप्लाई हुआ तो वो किसके बराबर वैल्यू देगा, x1 प्लस x2 रियल पार्ट के बराबर। और x1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 को मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस आयोटा y1 और बीच में प्लस है तो प्लस, और x2 को क्या लिख सकता हूँ f x2 प्लस आयोटा y1। x1 को तो मैंने ये लिख दिया और x2 को ये लिख दिया। ठीक है ना, अब क्यों लिखा है, देखो ये यहाँ से देखो ना आपने कि भाई अगर x प्लस आयोटा y अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट लोगे तो उनके ऊपर फंक्शन अप्लाई करोगे तो जो x बन जाएगी वो रियल नंबर का बन जाएगा। अब ये एलिमेंट मान लिए तो आप ये लिख सकते हो देन f x1 प्लस आयोटा y1, तो ये तो किसके बराबर आएगा, x1 के बराबर, और f x2 प्लस आयोटा y2 ये किसके बराबर है, इसके बराबर। ठीक है, ये आप इसी लाइन में लिख देना नीचे से, तो x1 के बराबर तो नहीं, ये मान यहाँ रख दिया और ये रख दिया। तो अब देखो दोस्तों f है वो इस एलिमेंट के साथ चला गया ये रहा, f है वो पीछे वाले एलिमेंट के साथ चला गया ये रहा, और बीच में जो संक्रिया आई है वो कोडोमेन की संक्रिया है, कोडोमेन रियल नंबर का सेट है और रियल नंबर के सेट का संक्रिया है। तो क्या हो गया, ये होमोमोर्फिज्म हो गया, अर्थात f C से R में एक समाकारिता है, अर्थात f है वो C से R में क्या है कि समाकारिता है, होमोमोर्फिज्म। अब समाकारिता है तो समाकारिता की कोई ना कोई अष्टी भी होगी, समाकारिता है तो समाकारिता की कोई ना कोई अष्टी भी होगी। दोस्तों मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ, तो यहाँ पे दूसरी चीज लिखता हूँ मैं जो अपने को याद करनी है, वो है कर्नेल ऑफ होमोमोर्फिज्म, कर्नेल ऑफ होमोमोर्फिज्म जिसको बोलते हैं समाकारिता की अष्टी। अब समाकारिता की अष्टी कैसे याद करेंगे, कर्नेल ऑफ होमोमोर्फिज्म कैसे याद करना है, तो कर्नेल की परिभाषा याद होनी चाहिए, देखो परिभाषा सारी याद होनी चाहिए, तो मैं लिखता हूँ अष्टी की परिभाषा से,
अष्टी की परिभाषा से, अष्टी की परिभाषा से। अष्टी की परिभाषा क्या होती है कि कर्नेल के अंदर वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे x प्लस आयोटा वाई आएंगे कि आपने x प्लस आयोटा वाई के ऊपर फंक्शन अप्लाई कर दिया तो पीछे वाला सेट r प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, और r प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 0। ये तो था ना, तो मैं ये लिखता हूँ x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। और अब x प्लस आयोटा वाई किसके बराबर है, ये तो fx प्लस आयोटा वाई बराबर x को परिभाषित करके दिया है, तो fx प्लस आयोटा वाई बराबर x लिख दिया और x बराबर 0। तो x बराबर 0 बनते ही क्या बनेगा, x बराबर 0 रख के आयोटा वाई बन गया। अब बताओ आयोटा वाई तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है बताओ, ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। मैं बोलूंगा अर्थात समाकारिता की अष्टी में, इसको लैंग्वेज रूप में लिखता हूँ, ये जो लिखा हुआ है उसको समाकारिता की अष्टी में, अर्थात समाकारिता की अष्टी में क्या है, शुद्ध काल्पनिक संख्याएं, शुद्ध काल्पनिक संख्याएं उपस्थित हैं, शुद्ध काल्पनिक संख्याएं उपस्थित हैं। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसको शुद्ध काल्पनिक संख्या गया, या फिर मैं बोल सकता हूँ समाकारिता की अष्टी में ऐसे अपने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका रियल पार्ट 0 है। बात तो वही है। तो दोस्तों अब ये अपन ये किया है कि कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म में, तो एक बार आप इसको उतारो फिर अपन नेक्स्ट करते हैं। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो या वीडियो को पॉज कर लिया करो, जिससे कि अपना जो टाइम है वो खराब ना हो और अपन कंटिन्यू चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब अपन आगे करते हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इसमें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर 5 अपनी बुक में है। वो क्या है वो देखिए अपन कि देख रखा है, एक प्रतिचित्रण दे रखा है, एक प्रतिचित्रण है, एक प्रतिचित्रण एक प्रतिचित्रण एफ सी से सी में परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि एफ ऑफ जेड बराबर ए जेड। या फिर अपन ऐसे बोले और भी अच्छा लगेगा कि एफ है वो सी प्लस से, क्योंकि संख्या तो अपने को चाहिए ना, सी प्लस से सी प्लस के ऊपर परिभाषित है। और किस प्रकार परिभाषित है कि एफ ऑफ जेड, क्योंकि डोमेन में से एलिमेंट उठाओगे, डोमेन के एलिमेंट के ऊपर फंक्शन अप्लाई होगा, तो डोमेन का एलिमेंट जेड, एफ ऑफ जेड बराबर ए जेड, वेयर ए क्या है, ए इज नॉन जीरो, वेयर ए इज नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ए जो भी है वो अशून्य सम्मिश्र संख्या है, वेयर ए इज नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देन प्रूव एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म, कि अपने को एफ को ऑटोमॉर्फिज्म में सिद्ध करना है। ऑटोमॉर्फिज्म मतलब स्वाकारिता। अब दोस्तों मैंने स्वाकारिता की जो परिभाषा बताई थी, उस स्वाकारिता की परिभाषा ये बताई थी कि सेम ग्रुप के ऊपर जो तुल्यकारिता होती है उसको स्वाकारिता बोला जाता है, उसको ऑटोमॉर्फिज्म बोला जाता है। तो अपना सेम ग्रुप से सेम ग्रुप है, और सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर जो फंक्शन है परिभाषित कर रखा है उसको मेरे को तुल्यकारिता बताना पड़ेगा। और तुल्यकारिता के लिए 3 चीजें बतानी पड़ेगी, एक की आचार्य और समाकारिता। ठीक है, तो सॉल्यूशन में अपने को गिवन दैट
देखो ये क्या है कि f जो है वो c प्लस से c प्लस के ऊपर कोई एक फंक्शन परिभाषित है और किस प्रकार परिभाषित है, सच दैट कि f ऑफ z बराबर a z। ठीक है, तो सबसे पहला भाई अपने को तो तुल्यकारिता बताना है और तुल्यकारिता के लिए एककी, आच्छादक और समाकारिता तीन चीजें बतानी पड़ेगी। तो पहला है समाकारिता, पहला क्या है समाकारिता, जिसको होमोमोर्फिज्म बोला जाता है। अब दोस्तों समाकारिता के लिए क्या करना है कि आप डोमेन के दो एलिमेंट लेते हैं। तो मान लिया कि लेट अब डोमेन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, तो z1 और z2 दो एलिमेंट ले लिए किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, अब z1 संक्रिया दोनों तरफ प्लस है, तो z1 प्लस z2 और फंक्शन अप्लाई कर दिया इनके ऊपर। ठीक है, अब देखो दोस्तों f ऑफ z बराबर az परिभाषित है, तो इसको a z1 प्लस z2 बन जाएगा। जैसे मान लो इस z1 प्लस z2 को z ही मान लो, तो f ऑफ z बराबर az बन गया, और इसको लिखूंगा az1 प्लस az2, और az1 क्या बन गया, fz1, और az2 क्या बन गया, fz2। देखो यहाँ से देखो ना fz बराबर az है, तो fz1 तो az1 बन जाएगा और fz2 az2 बन जाएगा, इनकी जगह मान रख दिया। तो f है वो z1 के साथ भी आ गया और f है वो z2 के साथ भी आ गया, और यहाँ ऑपरेशन है वो कोडोमेन वाला आना चाहिए, और कोडोमेन में प्लस ऑपरेशन है तो प्लस ऑपरेशन आ गया। अर्थात f c से c पर क्या है, समाकारिता, या फिर ऐसे लिखो अर्थात f क्या है, समाकारिता। समाकारिता हो गया। दूसरी चीज अपने को बताना है एककी, दूसरी चीज अपने को बताना है एककी, और एककी को बोलते हैं 1 1। एककी को क्या बोला जाता है, 1 1। अब दोस्तों एककी कैसे बताते हैं, मैं बता रहा था जब भी अपने को एककी सिद्ध करना पड़ता है तो इमेज सेम लेके चलते हैं और एलिमेंट सेम बताते हैं। तो मान लिया कि लेट मान लो कि z1 और z2 दो एलिमेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इस प्रकार हैं सच दैट कि fz1 बराबर fz2। आपने z1 और z2 की इमेज सेम ले ली। दोस्तों जब भी किसी नंबर के ऊपर f अप्लाई होता है तो इमेज बनाता है, तो fz1 बराबर fz2 ले लिया। अगर fz1 बराबर fz2 लिया तो अपने को z1 बराबर z2 सिद्ध करना है। तो देखो अब mz1 की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ से az1, fz1 की जगह लिख दिया az1 और fz2 की जगह az2, और दोनों तरफ से a को काट सकते हैं। क्यों, क्योंकि a है वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दोनों तरफ से a को हटा देंगे, तो z1 बराबर बन गया z2। निरसन नियम देखो, निरसन नियम से तो देखो इमेज सेम लेके चला, fz1 बराबर fz2 लेके चला और z1 बराबर z2 आ गया। अर्थात f क्या है, f लीजिए 1 1, f एककी है, वो समाकारिता बता दिया, एककी बता दिया, और एक चीज और बतानी है, आच्छादक। तीसरा क्या बताना है, आच्छादक। तो एक बार मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, फिर आच्छादक भी बता देता हूँ, या फिर यहाँ बता देता हूँ आच्छादक। तीसरा क्या बताना है, आच्छादक। आच्छादक में क्या बताना होता है दोस्तों, आच्छादक में ये बताना होता है कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है। तो मैं लिखता हूँ कि कोडोमेन का एक एलिमेंट लेता हूँ दोस्तों, कोडोमेन का एलिमेंट लेता हूँ z/a, या फिर कोडोमेन का एलिमेंट मान लो z, तो फॉर z बिलोंग्स टू कोडोमेन, ये जो z है वो इस c का ले रहा हूँ एलिमेंट, पीछे वाले का एलिमेंट लेना है। जब भी आच्छादक की बात करो तो पीछे वाले का एलिमेंट लेना है आपको। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको तो ये कोडोमेन है, इसके प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेजेस डोमेन में बतानी है। तो जब भी कोडोमेन का एलिमेंट की बात करूं तो यहां से उठाना है। तो फॉर z बिलोंग्स टू c के लिए z/a बिलोंग्स टू z/a बिलोंग्स टू c। अब देखो ये z तो है इस c में, तो ये तो बात कर रहा हूं मैं इसकी, और ये जो z/a बन गया ना, z/a बिलोंग्स टू c, तो z/a है इसका। ठीक है, तो फॉर z बिलोंग्स टू c के लिए z/a बिलोंग्स टू c इस प्रकार है कि आप है वो इस z/a के ऊपर फंक्शन अप्लाई करो।
जेड अपॉन ए के ऊपर फंक्शन अप्लाई करो, तो जेड के ऊपर फंक्शन अप्लाई होता है तो ए जेड देता है, तो जेड अपॉन ए के ऊपर अप्लाई होगा तो ए इंटू जेड अपॉन ए, भाई इसके ऊपर अप्लाई करो तो ए इंटू जेड अपॉन ए, और ये क्या आ गया जेड आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो जेड आया है वो तो कोडोमेन का है, और जो जेड अपॉन ए है वो डोमेन का है। तो बताओ प्रत्येक जेड के लिए आपको जेड अपॉन ए डोमेन में मिल रहा है या नहीं मिल रहा? प्रत्येक कोडोमेन के एलिमेंट जेड के लिए, प्रत्येक कोडोमेन के एलिमेंट जेड के लिए आपको डोमेन में एक एलिमेंट जेड अपॉन ए इस प्रकार मिल रहा है कि जेड अपॉन ए के ऊपर फंक्शन अप्लाई कर रहे हो तो जेड आ रहा है। ठीक है, तो स्पष्ट है कि जो f है वो है कोंटो फंक्शन, f है वो आच्छादक है। अब एक की भी हो गया, आच्छादक भी हो गया और समाकारिता भी हो गया, तो अपन बोल देंगे कि जो f है वो c से c में क्या है कि तुल्यकारिता है, तो तुल्यकारिता है। और सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर तुल्यकारिता होता है, वो क्या है कि ऑटोमॉर्फिज्म है, स्वाकारिता है। तो एक की बता दिया अपने, आच्छादक समाकारिता एक की बता दिया, तो अपने को ये लिखना है। अतः स्पष्ट है कि f c से c में क्या है, f c से c के अंदर एक स्वाकारिता है तथा इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये स्वाकारिता हो जाएगा। f c से c में तुल्यकारिता है इसलिए स्वाकारिता हो जाएगा, क्योंकि सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर जो तुल्यकारिता होता है उसको स्वाकारिता बोला जाता है। अगर आच्छादक समझ में नहीं आया है तो आपको देखो क्या करना है, आच्छादक में कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, यही बात है ना। आपने कोडोमेन का एलिमेंट ले लिया जेड, तो जेड की प्री इमेज इधर क्या मिलेगी, जेड की प्री इमेज ए अपॉन जेड बनेगी, और ए अपॉन जेड के ऊपर ए अपॉन जेड, ये ए अपॉन जेड तो इसका है और ये जो जेड है वो इसका है। तो प्रत्येक जेड के लिए आपको ए अपॉन जेड इसलिए इस प्रकार मिल रहा है कि ए अपॉन जेड के ऊपर अगर आप फंक्शन को अप्लाई करोगे तो जेड आएगा, और जेड किसका आ गया, कोडोमेन का आ गया है। प्रत्येक जेड अपॉन ए के ऊपर फंक्शन अप्लाई करोगे तो जेड आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज आ रही है। अगर अपन z1 यहाँ कर देंगे तो z1 के लिए, जैसे z के लिए z की प्री इमेज की z अपॉन a आ रही है, वैसे ही z1 की प्री इमेज z1 अपॉन a आ जाएगी, z2 की प्री इमेज z2 अपॉन a आ जाएगी। इसका मतलब इधर वाले एलिमेंट को चेंज करके ऑटोमेटिक इधर वाला एलिमेंट चेंज हो रहा है, तो अपने कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है, तो वो क्या कहलाता है, अपना फंक्शन आच्छादक फलन कहलाता है। तो दोस्तों ये अपना एग्जांपल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप राइट डाउन करो और अपने नोट्स प्रिपेयर करो। अब अपन अगले लेक्चर के अंदर पढ़ाएंगे जो भी अपना आगे है, तो ठीक है दोस्तों, आप इसको पढ़ना ध्यान से और अपने नोट्स को लाना। धन्यवाद।